हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल वाशने है और मैं NIPGR से PhD कर रहा हूँ। तो आज हम TKT के इनिशिएटिव डोनेट योर टाइम फॉर बिल्डिंग नेशन में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस पढ़ेंगे। बेसिकली ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो कि वीडियो आपने पहले देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में है, उसको देखिए, फिर हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ हेल्थ एंड डिजीज़ेस, कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस, डिजीज़ कितनी तरीके की होती हैं, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि डिजीज़ को कॉज करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ दिख भी रहा है, जैसे पहले मैंने पढ़ाया था कि ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड कॉज करता है, या एस्कैरिस है जो कि एस्कैरियासिस कॉज करता है, एंड मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, और कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे कि डिजीज़ ट्रांसमिट होती हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वेदर दे आर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, और कुछ वेक्टर्स के थ्रू भी होते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डिजीजेज, और साथ ही साथ हमने कुछ ह्यूमन डिजीजेस को भी डिस्कस किया था, जैसे कि टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, मलेरिया। मलेरिया का हमने पूरा लाइफ साइकिल पढ़ा था कि वो वेक्टर दैट इज मॉस्किटो एंड फीमेल एनाफिलीज के थ्रू स्प्रेड होता है, और साथ ही साथ उसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, एलिफेंटियासिस, रिंगवॉर्म्स एंड एस्कैरियासिस। तो ये सब ऑलरेडी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है कि ये डिजीजेस हुआ, हेल्थ हुआ, लेकिन हमें सारे जितना भी हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ होते हैं, हमें रोज़ तो डिजीज़ नहीं होता है। रोज़ हमारे पास बैक्टीरिया, जैसे कि आपको पता है बैक्टीरिया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो वो हम रोज़ हम उनसे डे टू डे कांटेक्ट में आते हैं, डे टू डे वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, लेकिन हर दिन हमें डिजीज़ तो नहीं होता है। तो ऐसा क्या हमारी बॉडी के अंदर है जिसकी वजह से हमें रोज़ डिजीज़ नहीं होता है, या फिर बैक्टीरिया हमारे जाने के बाद डिजीज़ कॉज क्यों नहीं कर पाता है। तो उसी को आज हम आगे पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी को अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, लॉजी मैंने पहले भी बताया, लॉजी इज स्टडी, किसी भी चीज़ का अगर हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज रेफर टू एज द लॉजी। तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनोलॉजी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है। आपने क्लास 11th में बहुत सारे सिस्टम पढ़े होंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसी में एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, यानी कि ये हमें कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहा है, हमें कुछ ऐसा पावर प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से हमारी बॉडी डे टू डे जो बैक्टीरिया, वायरसेस, जो डिफरेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं उनसे फाइट कर पा रहा है और हमें बचा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और जब भी इम्यूनोलॉजी आप खोल के देखेंगे किसी भी चैप्टर में, तो ये बहुत सारे टर्म्स आपके सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल लाइक इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कौन सा सिस्टम है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? आजकल कोरोना बहुत फैल रहा है, पहले भी वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स कोरोना के डिस्कस किए थे। तो वो बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो ये आखिर ये इम्यूनिटी है क्या? तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, ये सारे हैं। वैक्सीन, वैक्सीन आज जैसे कि अगेन पॉपुलर है कि कोरोना का वैक्सीन हम नहीं बना पा रहे हैं। तो वैक्सीन आखिर है क्या, क्यों नहीं बन पा रही है कोरोना की वैक्सीन, या फिर उसमें इतना टाइम क्यों लगता है हर वैक्सीन बनाने में। और वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो ये बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो हम इनको पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज इम्यून सिस्टम। कोई भी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस फॉरेन एजेंट्स। फॉरेन एजेंट क्या है? यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में, कोई भी, जैसे डस्ट पार्टिकल इज ऑल्सो अ फॉरेन एजेंट। और पहले भी हमने डिस्कस किया है कि डस्ट पार्टिकल भी हमारी बॉडी के अंदर जाके किसी भी तरीके का एक डिस्कम्फर्ट हमको फील करा सकता है, या फिर वो कोई भी डिजीज कॉज कर सकता है। तो कोई भी फॉरेन एजेंट, वेदर दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो धूल हो, चाहे वो डस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमारी बॉडी के अंदर गया है और वो हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, उसको वो कोई भी सिस्टम अगर प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करा रहा है तो उसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज इम्यूनिटी। अब जो इम्यून सिस्टम से हमको पावर मिल रही है, किसका पावर मिल रहा है? उन फॉरेन एजेंट्स के अगेंस्ट लड़ने का, उन फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट फाइट करने का, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। समझ आए? इम्यून सिस्टम यानी कि एक सिस्टम जस्ट लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी, जो ये सिस्टम हमको फाइट करने का एक पावर प्रोवाइड करता है, ओवरऑल एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस एंड एजेंट, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो अभी आपको समझ आया होगा कि कोरोना में इम्यूनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी दवाई नहीं है। और पहले भी हमने डिस्कस किया है कि वायरल डिजीज का कोई दवाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वायरल डिजीजेज जितनी भी होती हैं
वो वायरस इज बेसिकली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमारी बॉडी के अंदर तो लिविंग है लेकिन बाहर नॉन लिविंग है, तो उस पर इतने अच्छे से रिसर्च नहीं हो पाता है। तो इसलिए इम्यूनिटी हमारी बॉडी को ही कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि हमें नॉर्मल वायरस या फिर कोई भी फॉरेन एजेंट है उससे लड़ने का पावर मिले। जैसे कॉमन कोल्ड का बेस्ट एग्जांपल है, कॉमन कोल्ड में हमें कोई दवाई नहीं लेना पड़ता है, वो खुद हमारा बॉडी क्योर करता है, उन वायरसेस से लड़ता है और वही हमें क्या प्रोवाइड कराता है, इम्यूनिटी। आपने सुना होगा इसका इम्यूनिटी अच्छा है, इसका मतलब वीक है थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में क्षमता है उन फॉरेन एजेंट्स और फॉरेन सब्सटेंसेस से लड़ने का। नेक्स्ट इज एंटीजन, यानी कि यहाँ पे एक साइंटिफिक टर्म है एंटीजन, उसके लिए है कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या एजेंट जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है और इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए किसी के भी अंदर हमारे बॉडी के अंदर एंट्री लेने से, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन्स। उन एंटीजन को अब ये पता है कि एंटीजन कोई भी एक फॉरेन सब्सटेंस है, यानी कि उनको अब लड़ने का क्या ऐसा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है जो कि वो लड़े हमारी बॉडी के अंदर और जो वायरस या फिर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारे अंदर गया है उनको मारे। तो वो सोल्जर्स कौन होते हैं, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या है, एंटी मींस अगेंस्ट किसके, किसी भी फॉरेन बॉडी के, दैट इज नोन एज एंटीबॉडी। तो कोई भी प्रोटीन जो कि अगेंस्ट एंटीजन प्रोड्यूस्ड होती है, यानी कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट जो भी बॉडी प्रोड्यूस्ड होती है उसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है बेसिकली कि आपने सुना होगा 5 साल से बच्चों के नीचे टीके जो होते हैं या फिर वैक्सीनेशन जो होता है वो सब होता है। तो उसमें क्या दिया जाता है, बेसिकली बहुत सारे ड्रेडफुल डिजीजेस हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स होता है या फिर चिकन पॉक्स होता है या फिर मीजल्स होता है या फिर पोलियो होता है। पोलियो का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है, 2 ड्रॉप्स जो दी जाती हैं, दैट इज अ वैक्सीन। तो वैक्सीन में हमको क्या दिया जाता है, पैथोजन या फिर इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पहले से ही उनके अगेंस्ट क्या बनाए, एंटीबॉडी। क्योंकि कुछ डिजीजेस बहुत ड्रेडफुल हैं जो एक बार हो जाएंगी तो आपकी पूरी बॉडी को डैमेज कर देंगी। तो उस पूरी बॉडी को डैमेज होने से बचाने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या बनाया है, वैक्सीन्स बनाई हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वो ऑलरेडी जो पैथोजन देते हैं वो वीक फॉर्म में देते हैं, यानी कि वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन वो इतना सफिशिएंट होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा, और जब वो स्टिमुलेट हो जाएगा तो वो क्या बना देगा, एंटीबॉडीज। अब क्या होगा वैक्सीन में कि जब भी वो पैथोजन फर्दर आगे हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट क्या है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में और एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। यानी कि वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, जैसे ही वायरस अंदर घुसेगा, बैक्टीरिया अंदर घुसेगा उस डिजीज का, उनको मारना स्टार्ट कर देंगे और वो डिजीज नहीं कॉज कर पाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी कि जो वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर गई है उसकी वजह से जो एक मेमोरी है, क्योंकि वो एंटीबॉडी क्या है, सिर्फ एक स्पेसिफिकली उसी वायरस या बैक्टीरिया के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करेंगी। तो वो जो वैक्सीनेशन है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन, और जो इस वैक्सीन से हमको इम्यूनिटी मिल रही है, जो अगेंस्ट उन ड्रेडफुल वायरसेस के अगेंस्ट जो लड़ने की क्षमता मिल रही है, दैट इज द इम्यूनाइजेशन। यानी कि प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे एग्जांपल मैंने अभी दिया आपको पोलियो, तो इसी तरीके से अगर कोरोना का वैक्सीन बन भी जाएगा तो वो आगे हमें क्या प्रोवाइड करेगा, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेगा। तो यही सारे टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि इम्यूनोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, फिर जो सिस्टम प्रोवाइड करता है हमें इम्यूनिटी दैट इज इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमको अगेंस्ट किसी भी फॉरेन सब्सटेंस या एजेंट्स के अगेंस्ट जो लड़ने की क्षमता मिल रही है, दैट इज इम्यूनिटी। एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करा सके। एंटीबॉडी यानी कि एंटीजन के अगेंस्ट जो बॉडीज बन रही है, दैट इज एंटीबॉडी। वैक्सीन कोई भी वीकेंड पैथोजन हमारी बॉडी में ऑलरेडी इम्यून रिस्पॉन्सेस बनाने के लिए जो भी हम मतलब कोई भी हम केमिकल या फिर कोई भी प्रोटीन ले रहे हैं, दैट इज द वैक्सीन। एंड वैक्सीनेशन यानी कि जो हमारी उस वैक्सीन से जो हमको इम्यूनिटी मिल रही है, दैट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो आज हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम सबसे पहले। तो ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है। जैसे कि हर एक और सिस्टम के में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक वो
कंप्लीट प्रोसेस करते हैं, उसी तरीके से इम्यून सिस्टम के भी बहुत सारे ऑर्गन्स और सम टिश्यूज एंड सेल्स है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि म्यूकोसा मेम्ब्रेन। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा नेसल पैसेज है इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, दैट इज अ स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो ये क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी नाक के या फिर नोज के थ्रू एंट्री लेगा तो क्या होगा, वो म्यूकस में मतलब ट्रैप हो जाएगा और जिसकी वजह से वो अंदर हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा। ईयरवैक्स इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस म्यूकस, बिकॉज वो ईयरवैक्स यानी कि ईयर में, बिकॉज दीज आर द ओपनिंग्स, बेसिकली ये खुलने मतलब गेट्स हैं, विंडोज हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर ले सकता है। तो इसलिए कुदरत ने क्या किया है कि ऑलरेडी इनके पास एक प्रोटेक्शन, जैसे ये होता है ना कि एक महल है, महल के बाहर एक सोल्जर्स बैठे हुए हैं, कोई भी बैठेगा पहले उन सोल्जर से उनको लड़ना पड़ेगा, उनसे अगेंस्ट पहले जीतना पड़ेगा, तभी वो महल के अंदर घुस सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के जितनी भी ओपनिंग्स हैं उन सब में कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। जैसे हमारी आंखें खुली हुई हैं, उसमें टीयर होता है, हम रोते हैं जब टीयर या फिर सब्सटेंस निकलता है नॉर्मली, वो भी एक तरीके का इम्यून सिस्टम का पार्ट है। हमारी नोज है जिसमें म्यूकस है, हमारा ईयर है जिसमें कि वैक्स है, हमारा जो माउथ है उसमें सलाइवा है। तो दीज आर द डिफरेंट ओपनिंग्स, दीज आर द डिफरेंट substances or mucous substances basically that help to provide immunity to enter to trap the microorganism and prevent the entry of the microorganism inside the body. नेक्स्ट इज लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम का अगेन एक पार्ट होता है। थाइमस, थाइमस इज अ ग्लैंड जो कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा ब्लड वाले चैप्टर में के ग्लैंड्स वाले चैप्टर में। तो थाइमस बेसिकली ग्लैंड होता है जो कि हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। स्किन, सबसे बड़ा बैरियर हमारा स्किन है, यानी कि हमारा बॉडी पूरा कवर्ड है, किससे? स्किन से कवर्ड है, यानी कि कोई भी इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकता है। नेक्स्ट इज बोन मैरो। बोन मैरो भी एक इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन है, कैसे वो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत सारी सेल्स बनाता है अगेंस्ट लड़ने के, जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स, द स्प्लीन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। lymph nodes, tonsils, so these are the different parts or the organs that are associated with the immune system और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट टिश्यू एंटीबॉडीज जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो फर्स्ट इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स, यानी कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो वो ऑर्गन जहाँ पे कि किसी भी लिम्फोसाइट्स का, लिम्फोसाइट मैं यहाँ पे बता दूं कि लिम्फोसाइट एक तरीके के WBCs होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन को रोकने में या फिर उनके अगेंस्ट लड़ने में पावर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो लिम्फोसाइट सेल्स ही होते हैं, स्पेशल और टाइप ऑफ द WBCs, दैट इज द वाइट ब्लड सेल्स। एंड वाइट ब्लड सेल्स आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि वो डिफरेंट 5 टाइप के होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइट्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लिम्फोसाइट्स इज अ टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। तो ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे कि लिम्फोसाइट्स बनते हैं, उनका ओरिजिन होता है, वो मेच्योर होते हैं, उनको हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स को फर्दर डिवाइड करा गया है 2 पार्ट में, वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ पे कि इम्यून सेल्स का ओरिजिन हो, मैच्योरेशन हो, प्रोलिफरेशन हो, यानी कि वो वहाँ पे बने, मैच्योर भी हो और डिवाइड भी करें। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ऐसे हमारी बॉडी में 2 ही सिर्फ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, बोन मैरो एंड थाइमस, जहाँ पे कि जो इम्यून सेल्स यानी कि लिम्फोसाइट्स हैं वो बनती हैं, मैच्योर होती हैं और प्रोलिफरेट यानी कि डिवाइड होती हैं। सेकेंडरी ऑर्गन्स वो होते हैं, अब यहाँ पे तो हमारे इम्यून सेल्स बन गए, अब इम्यून सेल्स का क्या काम है? लड़ना, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स आ रहा है उससे लड़ना। तो उसमें क्या होता है कि वो उनके अगेंस्ट क्या होगा कि उनको भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? सेकेंडरी ऑर्गन्स के पास भेज दिया जाता है। अब सेकेंडरी ऑर्गन में क्या होगा? कोई भी वायरस एंटीजन अगर एंटर करेगा, वो हमारे सेकेंडरी ऑर्गन में जैसे ही आएगा, उनके अगेंस्ट ये इम्यून सेल उनको मारना, किल करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये सेकेंडरी ऑर्गन क्या है? वेयर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद एंटीजन्स अकर। एंटीजन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री ले रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट जो भी लिम्फोसाइट्स होंगी वो कहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे? हमारे सेकेंडरी ऑर्गन में। ये कौन कौन से हैं? स्प्लीन, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches of small intestine, appendix. So these are the different secondary organ. तो फर्क समझ आया कि प्राइमरी ऑर्गन क्या है कि जिसमें कि जो इम्यून सेल्स हैं वो बन रही हैं,
यानी कि हाउस है उनका जहाँ पे वो बन रही है, दैट इज बोन मैरो एंड थाइमस। यहाँ पे इम्यून सेल्स और लिम्फोसाइट्स बनते हैं। और सेकेंडरी ऑर्गन कौन से होते हैं, जहाँ पे कि एंटीजन उनके अगेंस्ट लड़ते हैं, यानी कि जो भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी के अंदर गया है उसके अगेंस्ट जहाँ पे लड़ेंगे वो कौन है, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स। ये फिगर सारे ऑर्गन्स को दिखा रही है कि टॉन्सिल्स, थाइमस, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीन, पियर्स पैचेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, बोन मैरो। तो हम एक एक करके करेंगे। पहले हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हमने अभी पिछली वाली स्लाइड में देखा, बोन मैरो। तो बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे ये बोन है, दिस इज द फीमर बोन, आपको पता होगा, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑल्सो ऑफ आवर बॉडी। तो इस फीमर बोन और जो हर बोन के अंदर जो होता है कैविटी होता है, तो वो कैविटी क्या होता है, बोन मैरो। उसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, बोन प्रेजेंट इन बोन, एंड मैरो मीन्स मतलब उसके अंदर जो भी एक कैविटी है, दैट इज द कॉल्ड बोन मैरो। तो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होता है ये, एंड ऑल ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स, यानी कि यहाँ पे जितनी भी ब्लड सेल्स हैं वो सारी कहाँ पे बनती हैं, बोन मैरो में। आप इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ समझने का, कि बोन मैरो, जब भी हमें ब्लड कैंसर होता है तो आपने सुना होगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है हमको, या फिर डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो ऐसा क्या होता है, उसमें यही होता है कि जितने भी ब्लड सेल्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। तो अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो क्या होगा कि हमारे जितने भी, क्योंकि ब्लड कैंसर क्या है कि उसमें जो भी सेल्स हैं वो, कैंसर बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज का ओवरग्रोथ, तो कैंसर का जब ओवरग्रोथ मतलब ब्लड सेल्स का बहुत ज्यादा ओवरग्रोथ होने लगता है, उसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो उसमें अगर हम अपने बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करा लेंगे या फिर उसको चेंज करा लेंगे, बदलवा लेंगे, तो वो जो होगा सेल्स हमारी अच्छी तरीके से बनेंगी और हमारा कैंसर क्योर हो जाएगा, नॉट कंप्लीटली बट टू सम एक्सटेंट लेवल। तो दिस इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन। और दूसरा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन अभी हमने पढ़ा था, दैट इज द थाइमस, सॉरी। सो थाइमस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये एक लोब्ड ऑर्गन होता है और ग्लैंड होती है। तो ये जो प्रेजेंट होता है, ये हार्ट, हमारा जो हार्ट है यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट होता है, एंड फीमेल्स में बेसिकली बोलेंगे ब्रेस्ट बोन के नीचे प्रेजेंट होता है। सो दिस इज लोकेटेड नियर हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। तो ये थाइमस है। अच्छा, थाइमस का क्या बेसिकली एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जब हम पैदा होते हैं यानी कि बोर्न होते हैं तो ये थाइमस बहुत बड़ा होता है साइज में, सब मतलब बहुत बड़ा ग्लैंड होता है। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो इसका जो साइज होता है वो रिड्यूस होता जाता है। ऐसा क्यों, अगर आप सोचोगे कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम बोर्न हो रहे हैं तो बहुत बड़ा है एंड जब जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो छोटे, वो इसलिए क्योंकि जब हम बोर्न होते हैं तो हम एक नए वर्ड में, जैसे हम अपने मदर की वोम से एक बाहर नए वर्ड में आते हैं तो बहुत सारा बैक्टीरिया, जैसे हमने बताया कि बहुत सारा सराउंडिंग, देयर आर मिलियंस एंड गिजिलियंस ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। तो हम क्या होगा, हम नए हैं, अभी हमारे अंदर कोई भी एक्सपोजर नहीं है पहले का, तो क्या होगा कि वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगा, हमें इन्फेक्शन कॉज कर देगा, और हमें इन्फेक्शन कॉज हुआ तो क्या होगा कि हमारा कुछ भी डिजीज हो सकता है, मतलब शुरू होते ही, बॉर्न होते ही। तो उन सबको बचाने के लिए कुदरत ने क्या किया है कि एक ग्लैंड बनाया थाइमस, जहाँ पे कि वो बहुत बड़ा होता है बॉर्न होने के टाइम पे, और बहुत सारे सेल्स, जैसे कि अभी मैंने बताया प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम क्या होता है कि ये लिम्फोसाइट्स को बनाना, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा इम्यूनिटी मिले। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे और भी ऑर्गन्स, जैसे कि बाकी सारे ऑर्गन्स और हाईली डेवलप्ड हो जाते हैं। तो हाईली डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है कि हमको वो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हमको बहुत इम्यूनिटी चाहिए। तो इसलिए ग्लैंड एट द टाइम ऑफ बर्थ बहुत बड़ा होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इसका साइज बहुत छोटा होता जाता है। इसलिए जब हम एज बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पे होते हैं तो बोलते हैं ये बूढ़ा हो गया, इसका इम्यूनिटी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि ये थाइमस तब तक डीजनरेट हो जाता है, मतलब बहुत छोटा साइज हो जाता है और उतना सेल्स नहीं बन पाता है उसके अंदर जिसकी वजह से वो लड़ सके। तो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ द नेचर कि बहुत मतलब हम पहले पैदा हुए, फिर उसके साथ साथ हमारा बॉडी डेवलप्ड हो रहा है, जैसे जैसे हम एज बढ़ता जाएगा उसके साथ साथ हमारी बॉडी में चेंज होते जाएंगे। तो एक बहुत ब्यूटीफुल मतलब नेचर ने हमको बनाया है कि दैट इज लाइफ से लेके एक नेचुरल डेथ तक का जो सफर है वो बहुत अच्छा है, एंड जस्ट एंजॉय इट डूड। So these are the main so these are, and this secrete thymosin hormone also। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो सर्काडियन रिदम वगैरह डिफरेंट पार्ट प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो these are the primary lymphoid organ, that is bone marrow and thymus।
नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स अभी हमने डिस्कस किया था, टॉन्सिल्स होता है, लिम्फ नोड्स होता है, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीन, पियर्स पैचेस, अपेंडिक्स, लिम्फॉइड टिश्यू। सो दीज आर द डिफरेंट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो हम एक एक करके हम इनको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो पहले आता है टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स क्या होते हैं कि जो हमारा थ्रॉट होता है ये यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होता है। तो जो 2 इन नंबर होते हैं इन ईदर साइड ऑफ थ्रोट प्रेजेंट होता है। तो अगर बैक्टीरिया या वायरसेस या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो क्या करेगा, ये ट्रैप कर लेता है उनको और उनको फर्दर अंदर हमारे बॉडी में एंट्री नहीं देता है, उनको वहीं मार देता है। अभी बताया ना सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहाँ पे कि कोई भी एंटीजन वगैरह एंट्री ले रहा है तो उसके अगेंस्ट लड़ना, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी सेल्स प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है जो उनकी वहीं पे मार देंगी। तो जो टॉन्सिल्स होते हैं बेसिकली हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड पे। और अभी बताया कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का फंक्शन होता है कि वो जहाँ पे जो भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो इम्यून सेल्स जो हैं, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो प्रेजेंट है वो ऑलरेडी उनको मार दें और हमारी बॉडी के अंदर एंट्री ना दे, जिससे कि हमें रोज डिजीज ना हो। तो इसलिए ईदर साइड ऑफ थ्रोट एंड किल बैक्टीरिया एंड जर्म्स इन थ्रोट रीजन। अच्छा, एक और बात बता दूं कि आपने एक सुना होगा कि टॉन्सिल्स बढ़ गए या फिर इंक्रीज कर गए, तो उस डिजीज को हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है एंड दैट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली। तो उस बैक्टीरिया की वजह से क्या होते हैं कि जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं वो दोनों साइड पे बहुत बड़े हो जाते हैं एंड समटाइम ये हैम्पर भी करते हैं हमारी ग्रोथ को, मतलब फूड स्वेलो करने में या फिर वो सब करने में। तो उस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं लिम्फ नोड्स होती हैं। तो सेकेंडरी ऑर्गन का बेसिकली लिम्फॉइड ऑर्गन्स का एक ही काम होता है, यानी कि कोई भी अगर एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंट्री ले रहा है तो उसको मारना, किल करना, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट्स, जो कहाँ बने थे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आप देख सकते हो, दीज आर द सॉलिड स्ट्रक्चर एंड बेसिकली ये इधर आर्मपिट्स या फिर ग्रोइंग रीजन इन सब में सबसे ज़्यादा मिलते हैं ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं। एंड दीज आर द सॉलिड स्ट्रक्चर्स एंड ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिवेट्स लिम्फोसाइट्स। अच्छा, यहाँ पे अगर लिम्फ नोड्स का बात आया तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले उसमें एक डिजीज दैट इज एलिफेंटियासिस। तो एलिफेंटियासिस किसकी वजह से होती है, इन्हीं में ही स्वेलिंग हो जाती है, इसी में ही जो बुचरेरिया जो माइक्रो निमेटोड था वो अफेक्ट करता है और जिसकी वजह से ये सब जो है स्वेल हो जाता है। तो जो एलिफेंटियासिस होता है यहाँ पे देख लीजिए ये ही लिम्फ नोड्स हैं जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है वो एक बीन शेप्ड होता है। स्प्लीन इज बीन शेप्ड, यानी कि जो किडनी जो हम राजमा खाते हैं, जैसे राजमा का बीन आपने देखा होगा, ये होता है। एंड इट कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स एंड एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड। इसमें जो होती हैं जैसे डेड सेल्स होती हैं, ये भी आपने मतलब मोर और लेस कुछ इसका डिस्क्रिप्शन आपने इसमें ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा क्लास 11th में, कि जो स्प्लीन होता है ये एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड, यानी कि डेड सेल्स जो होती हैं, क्योंकि हमारी जो आरबीसी है सपोज उसका एक लाइफ टाइम होता है 120 डेज। तो 120 डेज के बाद क्या होती है, वो आरबीसी डेड हो जाती है और वो सब कहाँ जाएगा, डेड मटेरियल कहाँ जाएगा, तो वेस्ट कहाँ जाएगा, तो वो वेस्ट इस स्प्लीन में चला जाता है, इनकी डेड सेल्स। इसी तरीके से WBCs भी अगर डेड होते हैं तो वो सब कहाँ चले जाएंगे, स्प्लीन में चले जाएंगे। इसलिए इनको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब मरे हुए आरबीसीज आते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। नेक्स्ट इज लिम्फॉइड टिश्यूज। सो लिम्फॉइड टिश्यूज जो होते हैं दिस लाइंस द मेजर ट्रैक्ट्स लाइक, जैसे कि रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोनोजेनाइटल ट्रैक्ट, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा यूरोनोजेनाइटल सिस्टम है यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उन सब के ऊपर एक लाइनिंग होती है, म्यूकस की लाइनिंग होती है, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो वो एंट्री ना ले और उसमें ट्रैप होकर रह जाए, उसमें किल हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। यानी कि म्यूकोसल, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि म्यूकोसा दैट इज स्टिकी सब्सटेंस, तो जो स्टिकी सब्सटेंस होता है और उसमें डिफरेंट तरीके के एंटीबॉडीज एंड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये इसको हम शॉर्ट में माल्ट भी बोलते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। यस, कि कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि माल्ट क्या है, या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, या फिर ये मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन पूछ लिया जाता है। एंड इट फॉर्म्स दी 50%, क्योंकि मेनली हमारी बॉडी में क्या है कि सिस्टम्स ही हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरोनोजेनाइटल सिस्टम है, तो हर सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो सिस्टम्स हैं तो ये मेजर पार्ट बना रहे हैं, तो इसलिए जो म्यूकोसा होता है उसका पार्ट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो हर लाइन में प्रेजेंट होता है, हर उसके एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं उसमें प्रेजेंट
होता है। तो हमने डिस्कस कर लिया है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी क्या है, क्या उनमें डिफरेंस है, क्यों उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, उनका फंक्शन क्या क्या है। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी। अब पहला पार्ट हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि वन इज इम्यून सिस्टम, यानी कि जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इम्यूनिटी क्या है, कितने तरीके की होती है, कैसे कैसे हमको मिल सकती है हमारी बॉडी में, और किस किस तरीके से काम करती है। तो इम्यूनिटी बेसिकली दो तरीके की होती है, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। इन्नेट मतलब जो हमारी मतलब शुरुआत से ही है, यानी कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है, दैट इज इनबोर्न इम्यूनिटी इज नोन एज द इन्नेट इम्यूनिटी। जैसे बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं स्किन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन से अंदर जा ही नहीं सकता है, वो बाहर ही रह जाएगा। तो स्किन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि जो हम अपने लाइफ स्पेन के दौरान लेते हैं, जो इम्यूनिटी हमको मिलती है, वो इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। जस्ट लाइक डिजीजेज भी मैंने पढ़ाया था कि एक्वायर्ड डिजीजेज होते हैं एंड इनबोर्न और द जेनेटिक और कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमें बोन्स मतलब बर्थ से होते हैं, एंड एक्वायर्ड जो हमें अपने लाइफ स्पेन से मिलते हैं के दौरान जितनी भी डिजीजेज होती है। उसी तरीके से इम्यूनिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड फर्दर दो टाइप की होती है, ह्यूमोरल एंड द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम आते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, और सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। तो हम ऑलरेडी इसका डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं कि एबिलिटी ऑफ होस्ट कौन है, हम, यानी कि जो पनाह दे रहा है, एक तरीके से जो बॉडी पनाह दे रही है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फॉरेन सब्सटेंस को, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। जैसे अगर मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ है तो मैं उस ऑर्गेनिज्म का होस्ट होऊंगा, आपको कुछ हुआ है तो आप होस्ट होंगे, या फिर प्लांट को किस हुआ है तो प्लांट होस्ट होगा, या फिर किसी एनिमल को कुछ हुआ है तो वो एनिमल होस्ट होगा। यानी कि हर एक जिसको जो डिजीज हो रही है और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहा है वो एक होस्ट होगा टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दैट इज द इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि दो टाइप का होता है, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। तो इन्नेट इम्यूनिटी इनबोर्न एंड एक्वायर्ड जो हमें लाइफ स्पेन में होती है। तो इन्नेट इज नेचुरल इम्यूनिटी, इनबोर्न इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, नो प्रीवियस एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई भी प्रीवियस एक्सपोजर नहीं होता है क्योंकि हम बॉडी से निकले ही होते हैं, तो वो सब जो भी इम्यूनिटी हमें ली हुई है इनबोर्न है, तो इन्नेट है। नेक्स्ट इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, कोई स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि स्किन हमारी सबको रोक सकती है। स्किन हमारा बैक्टीरिया को भी रोकेगी, वायरस को भी रोकेगी, डस्ट को भी रोकेगी, किसी केमिकल को भी रोकेगी, सबको जो है मतलब ये रोक सकती है जो इन्नेट इम्यूनिटी है। नॉन स्पेसिफिक होता है, किसी के भी मतलब भेदभाव नहीं करेगी, सब कुछ जो है सबको रोकेगी, किसी को भी हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकेगी। तो दैट इज द इन्नेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड, जैसे कि ना अभी मैंने बताया, एक्वायर्स ड्यूरिंग लाइफ एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, के जो भी हम जैसे वैक्सीन वगैरह लेते हैं तो उसमें मेमोरी सेल्स होती हैं जो कि याद रखती हैं कि वायरस ऑलरेडी आ चुका है, इसको दोबारा से आएगा तो हम इसको मार सकते हैं। तो कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। प्रीवियस एक्सपोजर रिक्वायर्ड, क्योंकि एक बार जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला गया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई तो फिर वो मतलब हमारे अंदर स्टोर होके हो जाती हैं, और जब भी वो दोबारा एंट्री लेगा तो उसको वो मार देंगी वहीं पे। तो दैट इज प्रीवियस एक्सपोजर रिक्वायर्ड। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक होती है क्योंकि इसमें क्या है, स्किन सबको रोक रही है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो सबको नहीं मार सकती है। एक एंटीबॉडी एक बैक्टीरिया को ही अगेंस्ट बनेगी, प्रोड्यूस होगी, और वो सिर्फ उसी बैक्टीरिया को मारेगी। ये नहीं कि एक ही एंटीबॉडी बैक्टीरिया को भी मार रही है, वायरस को भी मार रही है, सब दूसरे माइक्रो, नहीं। तो बहुत स्पेसिफिक होता है, कैसे ये भी हम पढ़ेंगे आगे, बहुत इंटरेस्टिंग है एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन। एंड नेक्स्ट इज पैथोजन स्पेसिफिक, यानी कि जैसे मैंने बता ही रहा हूँ कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट एक तरीके के एंटीबॉडी होंगे। अगर सपोज प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है उसके अगेंस्ट एक ही तरीके का एंटीबॉडी होगा। नेक्स्ट जो है कोई कॉमन कोल्ड का वायरस है, राइनो वायरसेस है, उसके अगेंस्ट एक तरीके, तो डिफरेंट तरीके के एंटीबॉडीज होते हैं। तो समझ रहे हैं कि हमारा बॉडी मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और सब हमारी बॉडी के अंदर जाते भी हैं और किसी भी तरीके से एंट्री भी ले लेते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से जो है हमारी बॉडी एक एक तरीके से एक उनसे अटैक कर मतलब इंटरेक्ट करती है, फिर उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। तो जो हम मतलब नॉर्मली नहीं करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हर एक के लिए अगेंस्ट अलग अलग बनाना, वो हमारा बॉडी कितना मतलब सुंदर तरीके से कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो दिस इज मतलब हमारा जो मतलब हमारा बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है।
तो इनेट इम्यूनिटी, तो दीज आर द सम बैरियर्स जो कि स्टॉप करते हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को हमारी बॉडी के अंदर आने से। तो जैसे फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्युलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर एंड इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। तो एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। फिजिकल बैरियर जैसे कि मैंने आपको बताया स्किन, ये स्किन का पार्ट है, ये आपने मतलब 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द स्किन। जैसे एपिडर्मिस, ऊपर वाली लेयर जो होती है एपिडर्मिस होती है, उससे नीचे फिर हम डर्मिस बोलते हैं। देन हाइपोडर्मिस होती है, और हाइपोडर्मिस वाले रीजन में ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं। एंड हेयर जो फॉलिक्यूलर ग्रोथ होता है ऑफ द एपिडर्मिस, तो हेयर भी एक तरीके का हमें मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेयर वगैरह में फंस के, जैसे कि अभी तो हम कपड़े पहनते हैं इसलिए नहीं इतना रहता है, लेकिन जितने भी जानवर हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हर जानवर की बॉडी पे एक तरीके का हेयर होता है, बहुत ज़्यादा हेयरी बॉडी होती है, तो डिफरेंट ग्रोथ होती है, तो वो उनको इम्यूनिटी मतलब दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून डिफेंस, बेसिकली इम्यून सिस्टम। सो नेक्स्ट इज म्यूकस कोटिंग, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि म्यूकस कोटिंग क्या होता है। रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरिनरी सब में एक कोटिंग होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर सकता है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे स्टमक में हमारे एसिड है, उसका pH पता है कितना होता है, 1.5। अगर आपकी बॉडी पे अभी डाल दिया जाए 1.5, आपका बॉडी जल जाएगा, इतना खतरनाक एसिड हमारे स्टमक में है। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर चला भी गया हमारे स्टमक में तो उसको एसिड मार देगा, जला देगा, वहीं पे किल कर देगा। सलाइवा इन माउथ, माउथ में जो सलाइवा है जो कि फूड च्यूइंग के साथ साथ बैक्टीरिया और अदर इन्फेक्शन से भी हमको बचाता है। टीयर्स फ्रॉम आइज, जो हमारा आइज में एक पानी जो हम टीयर्स बोलते हैं, रोते हैं जब आंसू निकलते हैं, तो उसमें भी एक डिफरेंट तरीके के लाइसोजाइम्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के मतलब एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया वायरसेस को किल कर सकते हैं। फीवर जैसे कि अभी हमने पिछले पार्ट में डिजीजेस पढ़े थे, तो हर पार्ट में एक कॉमन सिम्टम था, दैट इज फीवर। हर बॉडी में मतलब कोई भी डिजीज हो रहा है हमें फीवर आ जाता है, कोई भी डिजीज हो रहा है फीवर, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है वो, कि वो बॉडी टेम्परेचर को रेस करेगा, और कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वो हीट लाइबल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट होने से वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, या फिर इतना ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हर चीज का एक एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, एक एम्बिएंट टेम्परेचर ही होता है जिसपे कि वो काम कर पाते हैं, रेप्लिकेट कर पाते हैं, मल्टीप्लाई कर पाते हैं, डिजीज कॉज कर पाते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो भी वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफरेंट तरीके का मतलब डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी कुदरत ने हमारी बॉडी में दिया है। तो टीयर्स जैसे ये सब है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं, इसमें भी एंटीबैक्टीरियल, स्टमक लो pH किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स। नेक्स्ट इज सेल्यूलर बैरियर्स, यानी कि सेल्यूलर इज रिलेटेड विद सेल, वेरी इजी, दैट इज सेल रिलेटेड टू सेल। तो ल्यूकोसाइट्स, WBCs, जो कि हम ये बताया है कि डिफेंस मैकेनिज्म में जो सबसे ज़्यादा सेल्स जो टेक पार्ट लेती हैं, दैट आर द WBCs। तो WBCs फॉर एग्जाम्पल मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, सो दीज आर द डिफरेंट न्यूट्रोफिल्स, दीज आर द डिफरेंट WBCs जो कि हमारी बॉडी में टेक पार्ट लेती हैं, मतलब एक कॉमन प्रोसेस करते हैं, इनको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन्स खाना, किसी भी चीज़ को खा लेना, साइटोसिस मतलब सेल, यानी कि अगर कोई भी सेल दूसरे सेल को खा रही है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फैगोसाइटोसिस। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज इज द लार्जेस्ट WBC, ये भी आप याद रखना कि जो सबसे बड़ी सेल्स होती हैं वो मैक्रोफेजेस ही होती हैं, एंड कनेक्टिव टिश्यू में ही सबसे ज़्यादा मिलती हैं। तो मैक्रोफेजेस जो होती है बेसिकली ये माइक्रोब है, ये देख रहे हैं, दीज आर द माइक्रोब्स। तो माइक्रोब जैसे ही आया इसकी बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेंगे, एक फॉल्स ग्रोथ बनाएंगे उनकी तरफ, जिनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, एंड उन स्यूडोपोडिया के थ्रू इसको एंगल्फ कर लेगा। ये एंगल्फ करने के बाद एक वैक्यूलर फॉर्म में अंदर आ जाएगा, फिर उसको डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू उसको किल कर देगा। तो ये मैक्रोफेजेस का फंक्शन होता है, एंड ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस बेसिकली एक कॉमन टर्म, अगर कोई भी सेल दूसरे सेल को खा रही है उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैं कुछ इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन या फिर नीट एग्जाम्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैक्रोफेजेस को डिफरेंट ऑर्गन्स में एक स्पेशलाइज्ड मतलब नाम दिया गया है। जैसे मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर को हम बोलते हैं कप्फर सेल्स, पूछ लिया जाता है कभी कभी। ब्रेन को हम बोलते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू, CTs फॉर कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोसाइट्स। माइक्रोफेज ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा को हम लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेल्स, बेसिकली काम उनका वही है, समझ रहे हैं, काम एक ही है, बस उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है जिसकी वजह से याद रहे और एक स्पेशलाइज्ड मिले, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा डिफरेंट होता है। वर्क इज सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे ऑर्गन का हर एक जो टिश्यू है, सेल है,
वो एक अलग फंक्शन करने के लिए बनाए, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, लेकिन काम मोर और लेस सिमिलर ही करेंगे जो मैक्रोफेजेस होते हैं। तो दीज आर द सेल्यूलर बैरियर्स। नेक्स्ट इज साइटोकाइन बैरियर्स एंड इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। तो ये पिक्टो मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा कार्टूनिस्ट है, तो ये आपको सही बता रहा है कि बेसिकली इसमें क्या है, हीट जो है मतलब हमारे इन्फेक्शन को रोक सकता है। या फिर हम बोलते हैं रेडनेस, कि कभी आपने देखा होगा कि कुछ भी हो जाता है तो वहाँ पे बॉडी रेड हो जाती है, थोड़ा सा स्कैर हो जाता है, तो वो क्या है, वो भी एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है स्वेलिंग। कभी कभी होता है कि कोई भी हमारी चोट लग जाती है, स्वेल कर जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म का ज़रूरत है, हमारी जो चोट लगी है उसको सही करने का ज़रूरत है, तो वो स्वेलिंग। नेक्स्ट इज पेन, दर्द होता है, तो दर्द भी मतलब एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ फंक्शन। और कभी कभी क्या होता है कि डिजीज इतना फैल जाता है कि वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, क्यों? क्योंकि ताकि वो डिजीज आगे फैले ना। तो दीज आर द सम इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। रेडनेस, इसको हम र्यूबर भी बोलते हैं, स्वेलिंग दैट इज ट्यूमर, पेन डोलोर, हीट कैलोर, एंड लॉस ऑफ फंक्शन इज फंक्शियोलेसिया। सो दीज आर द डिफरेंट इन्फ्लामेटरी बैरियर्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में काम करते हैं और किसी भी डिजीज होने से रोकते हैं। साइटोकाइन बैरियर का ये कंपटीशन में वो नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाए। इंटरफेरोन्स बेसिकली वो प्रोटीन होते हैं जो कि जैसे कि कोई भी सेल है वो इन्फेक्ट हो गया, सपोज हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, वायरस का हमारे एंट्री ले लिया और उसने कुछ सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया है, लेकिन हमारी बॉडी फिर भी चाहेगी, मतलब हार नहीं मानेगी, फिर भी चाहेगी कि आगे ना फैले, आगे किसी भी तरीके का और तरीके का मतलब ये इन्फेक्शन ना फैले। तो उसमें क्या करते हैं कि कुछ प्रोटीन सिक्रीट करती हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ताकि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो बच ही रहें, मतलब अभी उनमें इन्फेक्शन नहीं फैलाए, तो वो कुछ ऐसा संचलन करें कि जो वो एक कवरिंग प्रोवाइड कर दे और जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन और ना फैले। तो ऐसे प्रोटीन्स को इंटरफेरोन्स बोलते हैं। या फिर इंटरफेरोन्स कभी कभी क्या करते हैं कि अभी हम आगे पढ़ेंगे सेल मेडिएटेड में, कि वो दूसरे सेल्स को जगा देते हैं इन द सेंस के उसको बता देते हैं कि इन्फेक्शन कॉज हो गया है। जैसे मतलब एक महल है, महल में बाहर सोल्जर्स बैठे हुए हैं, वो लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी राज दरबार होते हैं जो कि अंदर जाके इंफॉर्मेशन देते हैं कि अब लड़ाई चालू हो गई है और वो कभी भी आ सकते हैं। तो समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से यानी कि राजा प्रजा जो अंदर है वो बची जा सके, तो इसलिए उसी केस में ये जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है इंटरफेरेंस, वही एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। मतलब अब अंदर बाहर का सूचना अंदर दे रहे हैं कि अभी ये आक्रमण हो गया है और अभी हमें इससे बचना है, तो हमें जितना सावधानी ले सकते हैं वो ले लें। तो दीज आर द, तो जितना भी हमने ये इन्नेट इम्यूनिटी में बैरियर्स पढ़े, तो इन सब बैरियर में आपने एक कॉमन चीज़ देखा होगा कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, या फिर हमारी बॉडी में किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है इन सबको बनाने का। जैसे स्किन हमारी कुदरत ने ऑलरेडी दी है, म्यूकस ऑलरेडी प्रेजेंट है, वैक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, टीयर्स एंड सलाइवा एंड एसिड एंड स्किन एंड म्यूकोसा, ये सब हम जब से जन्म ले रहे हैं तब से ही प्रेजेंट है। तो अब नेक्स्ट क्या है कि ये तो इन्नीट मतलब बच रहा है, लेकिन अब सपोज इन्फेक्शन हो गया, मतलब हमें हर बार मतलब कभी कभी डिजीज हो जाती है, तो उस समय क्या करेगा, उस समय हमारी बॉडी कैसे डील करेगी? तो उस समय के लिए भी कुदरत ने हमारी बॉडी के अंदर एक अलग सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम ही है बट उसका एक अलग पार्ट है, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी कि जो इम्यूनिटी हमारे लाइफ यानी कि जो हम जी रहे हैं, जो लाइफ स्पेन के दौरान मिल रही है, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि प्राइमरी सिंपल के कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर पहली बार एंट्री लिया है, तो वो बिल्कुल नया है हमारे अंदर और हमारी बॉडी को पता नहीं कैसे करना है, तो उससे पहले वो इंटरेक्ट करेगी एंड उसके अगेंस्ट कुछ सेल्स बनाएगी, इम्यून सेल्स बनाएगी, क्योंकि अभी मैंने बताया स्पेसिफिक होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक, यानी कि एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक ही एंटीबॉडी काम कर सकती है, एक ही तरीके की इम्यून सेल्स काम कर सकते हैं। ये नहीं कि सारे बैक्टीरिया वायरसेस को एक ही तरीके के सेल्स मार रहे हैं, नहीं, तो हर एक में एक ही तरीके का काम कर सकती है। तो इसलिए प्राइमरी मतलब हमारा बॉडी उसको समझती है। जैसे इसका एक हम एग्जांपल ऐसे भी ले लेते हैं कि कोई भी नया मेहमान आया है हमारे घर के अंदर, तो पहले हम उसको थोड़ा रहने के लिए, या फिर कोई भी नया बंदा आया है, या फिर हॉस्टल में अगर हम रह रहे हैं, तो कोई भी अगर सपोज हमारे बैच में नया बंदा है, तो पहले हम उसको सोचते हैं, समझते हैं, तुरंत दोस्ती नहीं कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, मतलब तुरंत उसको दुश्मन नहीं मान लेते हैं, दोस्त नहीं मान लेते हैं, उसको पहले समझेंगे कि कौन है, कैसा है, वो हमारे से बात कर सकता है, नहीं कर सकता है, हम उससे बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसी तरीके से हमारे बॉडी में है कि इम्यून रिस्पॉन्सेज, जो पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उसका बॉडी हमें समझेगी, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, टाइम लगेगा।
कि उस डिजीज़ को भरने में टाइम लग सकता है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इनिशियल रिस्पॉन्स होता है तो ये लो इंटेंसिटी होता है, मतलब क्योर होगा लेकिन टाइम लेके क्योर होगा। लेकिन अगर वो इम्यून रिस्पॉन्स मतलब पहले बैक्टीरिया एंटर कर चुका है और दूसरी बार फिर से एंट्री ले रहा है, तब कोई टाइम नहीं लगेगा, तब तुरंत उसको मार दिया जाएगा या फिर तब तुरंत उसको मारना स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि वो पहले जो करके गया है वो दोबारा ना डिजीज़ कॉज कर सके। जैसे अगर कोई बंदा आपको पहली बार मिला है, आप टाइम लोगे उससे दोस्ती करने में, लेकिन अगर दूसरी बार मिला तो आप झट से उससे बात कर लोगे, तुरंत आप भी बोलोगे कि हाँ इसको मैं जानता हूँ और ये मेरा दोस्त है, अगर वो किसी भी मुश्किल में फंसा है या फिर कहीं पे भी आपको मिल गया। तो उसी तरीके से ये है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी जो पहले एंड मतलब मेरे नाम से ही, मतलब साइंस इज बायोलॉजी इज सिंपली कि आप उसका मतलब उसका मायना उसके नाम से जान सकते हैं, सिंपल, मतलब रटने का जरूरत नहीं है इस चीज़ को कि आप उसके नाम से ही प्राइमरी पहले हुआ होगा, सेकेंडरी सेकेंड हुआ होगा, एक्वायर्ड मतलब जो हम ले रहे हैं, इननेट यानी कि इनबोर्न यानी कि जो मतलब जो बर्ड से है, कम्युनिकेबल दैट इज जो कम्युनिकेट कर सकती है, नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं कर सकती है, लॉजी इज स्टडी, फैगो इज मतलब खाना, साइटोसिस इज सेल को खाना, सेल्यूलर इज मतलब हर वर्ड अपने यहाँ एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, हर वर्ड एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी अभी हमने पहले एक चार्ट पढ़ा था जिसमें दो तरीके की थी, ह्यूमोरल एंड दी सेल मेडिएटेड। तो ह्यूमोरल क्या होती है, एंटीबॉडी मेडिएटेड होती है, यानी कि इसमें हमें एंटीबॉडी का ज़रूरत होता है, जो ह्यूमोरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। जबकि जो सेल मेडिएटेड होती है वो टिश्यू मेडिएटेड होती है, मतलब जिस सेल्स में वो इन्फेक्ट कर रहा है, जिस टिश्यू में वो इन्फेक्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी जो सेल मेडिएटेड होती है। जबकि ह्यूमोरल इज एंटीबॉडी, यानी कि एक सोल्जर्स बनाएगी, एंटीबॉडी आर सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, यस एंटीबॉडी सोल्जर्स हैं, तो वो मारने के लिए, लेकिन कहाँ किस पार्ट में मारना है, कैसे मारना है, वो सेल मेडिएटेड करती है। जैसे कि ये इस फिगर भी शो कर रही है, दैट इज अ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मैं पहले से ही बोलता जा रहा हूँ, लिम्फोसाइट इम्यून सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं जो कि हमारे ये सोल्जर सुरक्षा कर्मियों को बना रही है, जो कि मारेगी। तो ये लिम्फोसाइट्स है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, ये एंटीबॉडी इज एंटीजन, एंटीजन इज एनी फॉरेन मटेरियल, उसके अगेंस्ट काम करेगी और उसको मारेगी। तो ये एंटीबॉडी मेडिएटेड हुआ, और इसमें दोनों लिम्फोसाइट्स, दो तरीके का लिम्फोसाइट्स होता है, बी एंड टी, ठीक है। बी इज फॉर बोन मैरो एंड टी इज फॉर थाइमस, यस। तो बी बोन मैरो के लिए बोलते हैं, टी थाइमस के लिए बोलते हैं। तो ये एंटीजन जो होगा ये लिम्फोसाइट्स बनाती हैं, जबकि सेल मेडिएटेड में सिर्फ एक ही तरीके का लिम्फोसाइट एक पार्ट लेता है, टी लिम्फोसाइट। एंड इसमें मैं एक और पॉइंट को डिस्कस करना चाहूँगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये ग्राफ्ट क्या होता है कि जैसे कि मेरा मतलब किसी भी पेशेंट का सपोज लिवर डिसफंक्शन हो गया, यानी कि डिसफंक्शन हो गया यानी कि उसने काम करना बंद कर दिया, तो आपने सुना होगा कि उसका लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो जो भी हम बाहर से पार्ट ले रहे हैं, यानी कि लिवर ट्रांसप्लांट मतलब उसका पूरा लिवर बदला जाएगा। तो जो भी हम बाहर से पार्ट ले रहे हैं, यानी कि किसी दूसरे पर्सन से, किसी डोनर से हम वो लिवर ले रहे हैं, तो वो ग्राफ्ट होता है। यानी कि कोई भी पार्ट या फिर टिश्यू या फिर सेल या फिर बॉडी का ऑर्गन अगर हम किसी दूसरे डोनर से ले रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन से ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्राफ्ट। तो ग्राफ्ट क्या होता है कि इसमें अब हमारी बॉडी जो होती है वो ऑलरेडी हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं, वो हमारी बॉडी को ऑलरेडी पता है, मेमोरी सेल्स के थ्रू या फिर डिफरेंट सेल्स के थ्रू वो सब पे निगरानी रखते हैं कि ये हमारी बॉडी के ही सेल्स हैं। तो दूसरा जैसे एंटीजन है, ये फॉरेन है, बाहर से है, तो कैसे पता कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि सेल्फ क्या है, नॉन सेल्फ क्या है, मतलब हमारी बॉडी का पार्ट कौन सा है और दूसरी बॉडी का पार्ट कौन सा है। जैसे नॉर्मल एग्जांपल मैं दूंगा, ब्लड, जब भी ब्लड का हमें ज़रूरत होता है हम ऐसे ही किसी से नहीं ले लेते हैं, नॉर्मल एक चेक होता है ना, चेकअप होता है कि हमें ब्लड, इस डॉक्टर बोलते हैं कि पहले सबका चेकिंग होगा और जिससे होगा वो डॉक्टर बताता है, जैसे ए का ए ही ले सकता है, ए वाला ब्लड ग्रुप ही ले सकता है। क्यों? क्योंकि अगर बी हमारे ए के अंदर चला गया तो क्या होगा, वो एक फॉरेन मटेरियल की तरह एक्ट करेगा। फॉरेन मटेरियल है यानी कि हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक डिफेंस बनाएगा जो कि उनको मारना चालू कर देगा। अब हमने दूसरे से ब्लड ले लिया, हमारी बॉडी हमारे अंदर ही काम करना, तो ब्लड लेने का फायदा क्या हुआ, इससे अच्छे तो हम पहले ही मर जाते या फिर डिजीज हो जाता। तो इसमें क्या है, तो इसलिए सब चेकअप जो होता है वो इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी को पता है सेल्फ कौन है, नॉन सेल्फ कौन है,
मतलब कौन अपना है कौन पराया है एक तरीके से। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन का, उसमें ये टी लिम्फोसाइट्स ही वर्क करती हैं, यही पता लगाती हैं कि ये हमारी बॉडी का पार्ट है या नहीं है। तो इसलिए उसको अगर नहीं है तो उसको मारना चालू कर देंगे, किल चालू कर मतलब उसको किल कर देंगे, उसको मतलब इस तरीके से कर देंगे वो फंक्शन ही ना करें, और उससे हमारी बॉडी को और ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो इसलिए इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए सेल मेडिएटेड होती है, और इसलिए हर चीज़ को अपनी बॉडी में लेने से पहले या फिर ट्रांसप्लांट कराने से पहले एक चेकिंग होता है, प्रॉपर चेकिंग होता है कि ये बॉडी अगर इसके अंदर गया तो ये किस तरीके से रिएक्ट करेगी, इसकी बॉडी किस तरीके से वो जो है काम करेगी, या फिर इसको मारेगी या फिर अपना रखेगी। तो वो सब जो है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ही देखती है। तो समझ आया, ह्यूमोरल इज एंटीबॉडी मेडिएटेड एंड दिस इज टिश्यू मेडिएटेड और टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड। तो दो तरीके बी एंड टी। ये फिगर आपको और अच्छे से समझा पाएगा कि ह्यूमोरल क्या है और सेल मेडिएटेड क्या है। सपोज ह्यूमोरल में ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर माइक्रोब्स हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी फॉरेन सब्सटेंट और एंटीजन कुछ भी हो सकता है, अंदर एंटर लेते हैं तो बी लिम्फोसाइट, दीज आर द बी लिम्फोसाइट। ये क्या बना रही है, एंटीबॉडी बना। अब यहाँ पे देखिए आपको देखेंगे कि ये एंटीबॉडी है, ये ब्लू कलर की है, रेड कलर की है। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कुलर माइक्रोब्स है उसके अगेंस्ट सिर्फ रेड वाला ही काम करेगा। मैं पहले से ही बोलता जा रहा हूं कि बहुत स्पेसिफिक है, ये नहीं कि एक ही एंटीबॉडी सबको मार रहा है, नहीं, सबको नहीं मार सकता है। उसमें क्या होगा कि गोल जो सर्कुलर है उनके अगेंस्ट ये रेड एंटीबॉडी काम करेंगी, और जो ये रॉड शेप्ड है उनके अगेंस्ट ये ब्लू एंटीबॉडी ही काम करेंगी। तो दिस इज द स्पेसिफिसिटी। तो एंटीबॉडी बहुत स्पेसिफिक होती हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बनने। इसलिए कोरोना की दवा क्यों नहीं बन रही है, इसलिए क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी उठा के कोई नहीं दे सकता है, समझ रहे हो, या फिर कोई भी किसी और के दवाई किसी और में काम नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा उसका डिफरेंट प्रोटीन हो सकता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हर कुछ कोई भी किसी भी तरीके से नहीं हमारा बॉडी काम कर सकता है। बहुत एक वे, इस परफेक्ट वे में काम करना होता है कि उससे हमारी बॉडी को और ज़्यादा नुकसान ना हो। हमारी बॉडी अपने आप को ही बचाने का कोशिश करती है पहले तो ये जो रेड वाला है सर्कुलर को मारेगा और फिर इनको किल कर देगा। पहले न्यूट्रलाइज करेगा, फिर लाइसिस इज सिंपल ब्रेकडाउन, एंड फिर उनको एंगल्फ कर लेगा। फैगोसाइटोसिस मतलब उसको अंदर ले लेगा मरने के बाद, क्योंकि वेस्ट है, अभी वेस्ट है, दूसरे को और ज्यादा हार्म ना करे, इसलिए फैगोसाइटोसिस ऑलरेडी दे रखी है, तो उनको वो खा लेंगे मैक्रोफेजेस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेल मेडिएटेड में क्या है, ये इंट्रासेल्यूलर माइक्रोब्स है, ये याद रखना, दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर है। ये किसके अंदर है, इंट्रासेल्यूलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्यूलर इम्यूनिटी और सेल्यूलर मेडिएटेड इम्यूनिटी, बिकॉज ये सेल के अंदर हो रहा है। तो जो सेल के अंदर हो रहा है तो इसमें डिफरेंट तरीके का टी लिम्फोसाइट, जैसे अभी मैंने पिछले वाले स्लाइड में ही बताया कि सेल मेडिएटेड में सिर्फ टी लिम्फोसाइट ही काम करेंगी, और ह्यूमोरल में एंटीबॉडी बी एंड टी दोनों काम करेंगे। बेसिकली बी बनाती हैं एंटीबॉडीज और टी जो होती है उनकी मदद करती हैं एंटीबॉडीज बनाने में। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो बी एंटीबॉडीज बना रही हैं, टी उनकी मदद कर रही हैं एंटीबॉडीज बनाने में। तो इसमें डिफरेंट तरीके का टी सेल्स होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल है हेल्पर टी सेल, यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये मैंने आगे एक स्लाइड बनाया भी है जिसमें अभी आपको डिस्कस करेंगे हम। तो हेल्पर टी सेल्स क्या करती हैं, ये इस एंटीजन को, जो ये फॉरेन सब्सटेंस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसको पता लगाती हैं कौन है, कहाँ से आया है, कौन सा काम इसके अंदर कर सकता है, किस तरीके का एंटीबॉडी या फिर मतलब डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म हम इसके अगेंस्ट करेंगे। तो ये जो है इसके अगेंस्ट काम करेंगे। फिर ये क्या करेंगे, बहुत सारे साइटोकाइंस ऑलरेडी मैं बताया, इंटरफेरोन्स बनाएंगे। इंटरफेरोन्स यानी कि क्या करेंगे कि दूसरे सेल्स, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं, इनके ऊपर रिसेप्टर है, इनको जो है पहले से ही बता देंगे कि ये एंटर कर चुका है और ये इस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इस तरीके से हमको इसके साथ डील करना होगा। तो ये रिसेप्टर्स हैं। अब ये हमने डिस्कस किया था इंटरफेरोन्स क्या होते हैं। इंटरफेरोन्स देखा था साइटोकाइनिन बैरियर। तो साइटोकाइनिन क्या करते हैं कि ये इनके ऊपर बेसिकली रिसेप्टर होते हैं, इनके ऊपर जैसे ही अटैक करेंगे ये एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना लेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स होंगे और वो क्या करेंगे, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे, लाइसिस कर देंगे। तो समझ आया, मतलब इसमें बी लिम्फोसाइट ज्यादा काम कर रहे हैं, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना रहे हैं और एंटीबॉडी बनाने के बाद जो है वो उनको किल कर रहे हैं, स्पेसिफिकली किल कर रहे हैं। और इस वाले केस में क्या हो रहा है कि जो सेल के अंदर वायरस पहुंच भी गया है तो दूसरे सेल को बचाने के लिए ये एक प्रोटीन बना रहे हैं, दैट इज द
साइटोकाइन और साइटोकाइन सॉरी एंड इंटरफेरॉन्स, और ये इंटरफेरॉन्स जो हैं वो इनके ऊपर लग के दूसरे सेल्स को बता रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा है, इस तरीके से इसको हम मार सकते हैं, इस तरीके से इसको हम लाइस कर सकते हैं। तो वो सेल अपने एक प्रिपरेशन कर लेती हैं और उस बैक्टीरिया वायरस को जो सेल के अंदर जा चुका है उसको मार सकें। तो डिफरेंस समझ आया कि ये आउटसाइड है, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर के लिए है एंटीबॉडी जो है। अगर वो सेल के अंदर एंटर भी कर जाता है, मतलब हर जगह एक चेक पॉइंट है, पहले हमारा बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं। अगर गया तो पहले उसको ऐसे मारा जाएगा कि सिंपल ह्यूमर मतलब नॉर्मल जो बैरियर्स होते हैं जैसे एसिड हो गया या फिर सलाइवा हो गया, उससे मार दिया। अब उससे भी ज़्यादा तगड़ा निकला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो घुस ही गया सपोज, तो उसको ब्लड में चला गया सपोज, तो उसको एंटीबॉडी मारेंगे। अब एंटीबॉडी से भी नहीं मरा वो कहाँ चला गया? सेल के अंदर चला गया। सेल के अंदर भी जाने के बाद जो है वो ये सेल्स जो होती हैं वो इस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर उसको मारने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद बॉडी हार जाता है, मतलब ये लास्ट मैकेनिज्म है, समझ रहे हैं? पहले क्या हुआ कि हमारी बॉडी बचा रहा है, फिर उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो बचा रहे हैं, फिर एंटीबॉडी बचा रहे हैं, फिर सेल के अंदर चला भी गया तो फिर उसको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स बचा रहे हैं। मतलब अब ये लास्ट है, इससे ज़्यादा हमारा बॉडी नहीं कर सकता है। मतलब सेल के अंदर भी चला गया है, मतलब बाहर से सेल के अंदर तक का पूरा इम्यूनिटी हमको एक एक कुदरत ने ऑलरेडी चेक पॉइंट किया है कि ये यहाँ पे गया तो इस तरीके से मारा जा सकता है, यहाँ भी बच गया तो ऐसे मारेगा, यहाँ भी बच गया तो ऐसे, यहाँ भी बच गया तो ऐसे। बट सेल के अंदर क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल के अंदर तो और कुछ है ही नहीं, तो उसके अंदर कैसे है? अगर उसने बहुत ज़्यादा ये भी नहीं बचा पाया तभी डेथ होता है, यानी कि डिजीज से कॉज हुआ, डेथ हुआ, वो कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ। तो दीज आर अकॉर्डिंग टू फंक्शन। टी लिम्फोसाइट्स आइडेंटिफाइड जो की हैं वो 4 तरीके की हैं, किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स। अगेन नाम से ही पता चल रहा है उनका फंक्शन। किलर टी सेल्स जो पैथोजन को मारेंगी, हेल्पर टी सेल्स जो हेल्प करेंगी बी लिम्फोसाइट्स का या फिर एंटीजन रिकॉग्निशन में, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडी बना सके और उनको बचा सके। सप्रेसर टी सेल, अब क्या हुआ है कि वायरस सपोज हमारी बॉडी ने जीत हासिल कर ली कि जीत गए हम, मतलब वायरस को मार दिया, बैक्टीरिया को मार दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया। उसके बाद ऐसा तो नहीं है वो एंटीबॉडी बनती रहे, क्योंकि इसका ज़रूरत ही नहीं है अभी, तो उसको बंद करना है, उसको ख़त्म करना है, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को शट डाउन करना है। काम खत्म होने के बाद जैसे हम लैपटॉप शट डाउन कर देते हैं, उसी तरीके से काम खत्म, मतलब पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होने के बाद हमें अपने इम्यून सिस्टम को भी अब रिलैक्स करना है, मतलब उसको टाइम देना है कि वो रिकवर हो सके ताकि दूसरा पैथोजन हो और वो काम करे बाद में। तो वो सप्रेसर टी सेल्स होते हैं, दीज टी सेल्स सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बोथ बी एंड टी सेल व्हेन द इन्फेक्शन इज कंट्रोल्ड। लेकिन फिर भी नहीं, अब मेमोरी टी सेल्स क्या करती हैं? याद रखती हैं, उनको याद रखने का काम मिला हुआ है कि एक बार वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, वो याद रखना है कि दोबारा अगर यही वायरस आया तो उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। दैट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज जो टाइम ले रहा है, ठीक है लो, क्योंकि पहली बार आया है, लेकिन दूसरी बार है तो उसको आपको टाइम नहीं लगना चाहिए पहचानने में, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा हैवॉक मचा देगा हमारी बॉडी के अंदर और हमें मार भी सकता है दूसरे टाइम में। तो इसलिए मेमोरी टी सेल्स जो होती हैं वो उनको बचाती हैं, याद रखती हैं कि अगर ये दोबारा एंट्री लिया तो उसको हम कैसे डील करेंगे या फिर कौन सी एंटीबॉडी स्टोर है हमारी बॉडी के अंदर कि वो उसको तुरंत मार सकती है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी है क्या, दिखती कैसे है? तो ऐसे दिखती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी में क्या होता है? दिस इज अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ये एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये इसमें 4 चेन्स होती हैं बेसिकली, आप देख रहे हो, क्योंकि ये प्रोटीन है। सिंपली एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या होता है? अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, एक तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो इसमें 4 तरीके की चेन होती हैं। दिस वन इज द हैवी चेन और लार्ज चेन, क्योंकि ये बड़ी है थोड़ी, और ये 2 शॉर्ट चेन्स होती हैं और ये आपस में एक इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये बॉन्ड देख रहे हो, ये बॉन्ड डबल एस जो बॉन्ड है, ये आपने पढ़ा होगा, बता सकता है कोई? तो दीज आर बेसिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बिकॉज यहाँ पे 2 SR हैं, इसलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड बोला जाता है। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है वो इन प्रोटीन को जोड़ के रखता है आपस में, और ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कि साइट होती हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन यानी कि कोई भी एंटीजन यहाँ पे आके बाइंड कर, मतलब जो भी स्पेसिफिक होगा उसके अगेंस्ट यहाँ पे बाइंड करेगा और फिर ये उसको किल कर देंगे।
तो दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर और वेरी सिंपल और द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट के प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट्स। सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स हेल्प करती हैं, याद रखना सिर्फ कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट बनाएगा जो एंटीबॉडीज होते हैं। एंड इसमें 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 स्मॉल जिनको हम लाइट चेन्स बोलते हैं, 2 लॉन्ग होती हैं जिनको हम हैवी चेन्स बोलते हैं। एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं H2L2, दैट इज ये इसका करेक्टरिस्टिक मतलब सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करने का किसी भी एंटीबॉडी को। H फॉर हैवी 2 एंड L फॉर 2 दैट इज लाइट चेन्स। तो दैट इज हैवी चेन्स एंड लाइट चेन्स 2 प्रेजेंट होती है। हर एंटीबॉडी में 4 होती हैं, बस इसका लेंथ वेरी करता है कि इसमें कौन सा अमाइनो एसिड होगा, किस सीक्वेंस में वो अमाइनो एसिड बना होगा, वो डिफर करता है बस हर एंटीबॉडी में। तो एक सीक्वेंस के बदलने से ही एंटीबॉडी चेंज हो जाएगी, या फिर उसका लेंथ चेंज होने से ही एंटीबॉडी बदल जाएगी, या फिर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का पोजीशन चेंज करने से ही एंटीबॉडी बदल जाएगी, या फिर ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट हो रही है इसका शेप बदलने से ही एंटीबॉडी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इज कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एंड हमारी बॉडी में नॉर्मली 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज नेचुरली प्रेजेंट होती हैं, IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD। सो दीज आर द 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एंटीबॉडीज जो कि डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होती हैं। जैसे IgA कोलोस्ट्रॉम यानी कि मदर मिल्क जो होता है, जब शुरुआत में मदर हमें फीड कराती है बर्थ के बाद तक नॉर्मली ड्यूरिंग द 6 मंथ, तो जो येलोइश कलर का मतलब जो हमें मिल्क मिलता है हमारी मदर की बॉडी से, दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रॉम। तो कोलोस्ट्रॉम जो होता है उसमें IgA टाइप एंटीबॉडी होती है, ताकि क्योंकि उस समय हमको बहुत ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन से लड़ने का ताकत चाहिए। हमारी बॉडी अभी नई है, नहीं पता है बाहर कैसा है, किस तरीके का है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया, तो उस समय हमको हर तरीके का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो दिस इज़ द स्पेसिफिसिटी, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एंटीबॉडी एक एंटीजन को मारने के लिए सिर्फ एक ही तरीके का एंटीबॉडी होता है, एक ही तरीके का एंटीबॉडी काम करेगा। हर कोई एंटीबॉडी हर एक ऑर्गेनिज्म को नहीं मार देगा। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजन्स हैं, है ना। इनका शेप अलग अलग है। बैक्टीरिया सपोज रॉड शेप भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, वायरस का भी स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो ये डिफरेंट तरीके के एंटीजन, क्योंकि हर बैक्टीरिया हर ऑर्गेनिज्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शेप अलग हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है, अब देख रहे हैं ये वाला जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, जो कि मैं पहले भी दिखाया हूं कि दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो इस वाले केस में क्या है कि इन 6 एंटीजन में सिर्फ यही एंटीजन है जो यहाँ पे फिट होगा। दैट इज लाइक अ लॉक एंड की मॉडल। जैसे एक ताले की एक ही चाबी होती है, उसी मतलब एक पैटर्न होता है उस चाबी का कि उस तरीके का पैटर्न ही उस ताले को खोल सकता है, राइट। तो उसी तरीके का यहाँ पे है कि ये लॉक एंड की मॉडल है, मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट में ही ये एंटीजन फिट होगा। दैट इज दिस इज द लॉक एंड दिस इज द चाबी। तो की है, तो यही इसके अंदर फिट होगा तभी ये मर पाएगा, अदरवाइज कोई भी किसी भी एंटीजन को नहीं मार सकता है। तो दिस इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडी एंड दिस टेबल रिप्रेजेंट द 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन्स। मतलब एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं बिकॉज दीज आर द ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। बेसिकली ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है इम्यून रिस्पॉन्सेज और सिस्टम में टेक पार्ट ले रहे हैं, इसको इसलिए इम्यूनोग्लोबिन और IG भी बोलते हैं। तो 5 टाइप्स हैं, डिफरेंट होते हैं कि IgM, IgG, IgA, IgE एंड IgD। इनका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कि सब में डिफरेंट है। जैसे पेंटामर होता है, इसमें 5 एंटीबॉडी एक साथ जुड़ी हुई होंगी IgM में। IgG मोनोमर होता है, मतलब जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें देख रहे हैं सब वाई शेप्ड ही है, सब वाई शेप्ड है। बस डिफरेंस क्या है कि वो 5 एक साथ एसोसिएट हो गए। IgG में सिंगल रहा। सिक्रेटरी IgA में जो है ये डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। IgE, IgD जो होती है वो सेम मोनोमर के फॉर्म में होता है। हैवी चेन्स जैसे कि मतलब जो डिफरेंट हैवी चेन्स होते हैं उनका नाम दिया गया है यहाँ पे, जैसे म्यू, गामा, अल्फा, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। दीज आर द डिफरेंट हैवी चेन्स जो कि इन डिफरेंट एंटीबॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट, क्योंकि आपको पता ही है कि एक एंटीबॉडी में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। यहाँ पे भी दिख रहा है सिर्फ एक एंटीबॉडी में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगे। तो ये पेंटामर है, 5 है, तो इसलिए 5 × 10 10 बाइंडिंग साइट हो गए। ये एक ही है, इसमें 2 ही रहेगा। ये 2 है तो इसमें 4 हो जाएगा। तो दीज आर द बाइंडिंग साइट सिंपल एक एंटीबॉडी से। ये इनका मॉलिक्यूलर वेट है कि कितना मतलब अमाइनो एसिड के बेसिस पर जो है।
कितना परसेंटेज बनाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है या नहीं, बिकॉज जब हम मदर की वोम में होते हैं तब भी हमको एंटीबॉडी का ज़रूरत होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ IgG ही एक ऐसा एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, बाकी कोई भी एंटीबॉडी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। एंड IgA जो कि ऑलरेडी मैंने बताया है, ये मदर मिल्क में प्रेजेंट होता है, इसको याद रखिएगा। IgE जो होता है, एलर्जी जब हमें होती है उस केस में टेक पार्ट लेता है। मैं एलर्जी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज और द IG इम्यूनोग्लोबिन्स। नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है या फिर पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी बेसिकली क्या होता है कि जब शुरुआत में जो हुआ है, मतलब जो हमें, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो बना है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ही बनेगा। एंड जो शुरुआत में बनेगा, मतलब हमारी बॉडी नेचुरली जो बना रही है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एंड नेचुरली बना रही है तो मैं बोल रहा हूँ कि बार बार टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, तो दैट इज स्लो प्रोसेस जनरेटेड इन बॉडी एंड अकर्स ड्यू टू नेचुरल इन्फेक्शन और इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो हमें वैक्सीन मिला है और नेचुरल। पैसिव क्या होता है, बहुत क्विक है, क्योंकि इसमें हमें रेडीमेड मिलता है। जैसे हमको सपोज स्नेक बाइट हुआ, मतलब सांप ने काट लिया, तो तुरंत ही हमको उस एंटी वेनम दिया जाता है, तो वो पैसिव इम्यूनिटी है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली आपको दिया जा रहा है बचने के लिए, उस टाइम पे बचने के लिए। उसमें हमारा बॉडी भी करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे करेगा, तो इसलिए हमें इंस्टेंटली कभी कभी चाहिए होता है, तो दैट इज पैसिव। ओके, एंड ये कोलोस्ट्रम, यस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि येलोइश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ लैक्टेशन एंड IgA एंटीबॉडी, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस पैसिव इम्यूनिटी, बिकॉज IgA हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये हमारी मदर की बॉडी से रेडीमेड मिल रहा है। वो बनेगा, बाद में बनेगा, बनता रहेगा, क्योंकि उसका भी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन इंस्टेंटली हमको चाहिए तब जब जब हम बर्थ लेते हैं, मदर की वॉम से बाहर आते हैं, तुरंत चाहिए। तो उस केस में कुदरत ने ऑलरेडी एक कनेक्शन बनाया है मदर और चाइल्ड के बीच में, तो उसमें वो हमें क्या IgA एंटीबॉडी भी प्रोवाइड करते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। जैसे IgG, मतलब मदर की वोम में भी हमें कोई इन्फेक्शन ना हो, उसमें भी बचाने के लिए उसमें IgG एंटीबॉडी हमें हमारी मदर से मिलता है। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। तो ये सब फिगर्स आपने देखे होंगे, नॉर्मल होता है वैक्सीन, नॉर्मल एक दवा की तरह होता है, इंजेक्शन से हम लेते हैं। टीका, दैट इज़ इम्यूनाइजेशन जो हम बोलते हैं, टीका जो बच्चों को 5 साल तक दिया जाता है, डिफरेंट, फॉर एग्जांपल लाइक पॉक्सेस, मीजल्स, क्योंकि ये ड्रेडफुल डिजीजेज हैं, पोलियो, तो ये डिफरेंट, हेपेटाइटिस, सो दीज आर द डिफरेंट, ट्यूबरकुलोसिस, VCG वैक्सीन होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो ये डिफरेंट मतलब वैक्सीन्स हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम 5 साल तक दिया जाता है। और वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज सिंपली, जो मैं बता चुका हूँ, दैट इज एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन, मतलब इतना ऐसा पैथोजन का वो प्रोटीन जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दे। वैक्सीन इज ऑल्सो एंटीजन, यस इट इज़ ऑल्सो एक्टीजन, क्योंकि ये फॉरेन प्रोटीन है, हमारी बॉडी का नहीं है, बाहर से हम ले रहे हैं। किस लिए? ताकि हमारा बॉडी इन डिजीज़ेज, जो बहुत ख़तरनाक डिजीज़ेज हैं, उनको पहले से ही हमारी बॉडी को पता चल जाए कि ये वायरस अगर ऐसे आया या ये बैक्टीरिया ऐसे आया, तो ये ऐसा ना हो कि हमारी बॉडी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे या फिर वो डिजीज़ कॉज कर दे। तो उसको बचाने के लिए जो है हमारी बॉडी ऑलरेडी ये सारा, मतलब वैक्सीन हमें साइंटिस्ट, मतलब जो भी साइंटिस्ट बनाते हैं, फिर जो भी हमें मिलता है बाहर से, उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी हमारी बॉडी को बता दिया जाता है कि वो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के रखे, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में, और जनरेट मेमोरी, और उनको याद भी रखना होता है। याद करने के लिए बताया, मेमोरी T सेल्स होती हैं, मेमोरी सेल्स होती हैं जो कि उनको याद रखती हैं कि ये एंटीबॉडी इस चीज़ के लिए बनी हुई है, अब जैसे ही आगे आएगा तो वो उसमें मार दिया जाएगा या फिर तुरंत किल कर दिया जाएगा। तो दैट इज़ जनरेट मेमोरी। नेक्स्ट इज प्रोड्यूस्ड अ लार्ज स्केल, मतलब अब कभी कभी वैक्सीन जो होती हैं वो नॉर्मली हमारी बाहर से ले रहे हैं, तो बाहर से लार्ज स्केल में कैसे मिलेगी? तो दैट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का जो है, जो बायोटेक्नोलॉजी आप आगे भी पढ़े होंगे, एंड वन ऑफ माय कलीग ऑल्सो टॉट यू अबाउट दिस, मिस्टर जवाहर सिंह, अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, के उस वाले केस में जो है किस तरीके से हम वैक्सीन्स को बनाते हैं बाहर आउटसाइड लेबोरेटरीज़ में और फिर इनको प्रोवाइड कराते हैं।
तो कोरोना का वैक्सीन का आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों टाइम लग रहा है, बिकॉज एक नया पैथोजन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना, और एंटीबॉडी आर वेरी स्पेसिफिक। एक वायरस के अगेंस्ट एक ही तरीके का एंटीबॉडी बनेगा, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं, कोरोना में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स हैं उसके, तो इसलिए उसमें टाइम लग रहा है, बिकॉज एक एंटीबॉडी सिर्फ एक ही पैथोजन के अगेंस्ट काम करेगा, एक ही स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करेगा। ये नहीं कि एक ही एंटीबॉडी सबके अगेंस्ट, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमको उस तरीके से बनाना पड़ेगा कि सबके अगेंस्ट भी करे, या फिर एक फैमिली की, या फिर डिफरेंट होगा, तो इसलिए टाइम लग रहा है। इन सब वैक्सीन्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। फर्स्ट वैक्सीन जो है आपको याद होगा, दैट इज़ स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट थी, बिकॉज स्मॉल पॉक्स ने भी इसी तरीके से हैवक और पैंडेमिक हुआ था कि स्मॉल पॉक्स जो है बेसिकली बढ़ता जा रहा था हर बॉडी में। आज भी हमको स्मॉल पॉक्स होता है, लेकिन आपने देखा होगा वो क्यूर हो जाता है, जल्दी क्यूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट प्रेजेंट होती है, एंड दैट एंटीबॉडी वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का एंटीबॉडी बनाया था। तो अभी रिसेंटली में ही हेपेटाइटिस बहुत फैला था, तो हेपेटाइटिस वी के लिए भी वैक्सीन बनी है, दैट इज़ ईस्ट, यानी कि इसमें अगेन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही एक ऐसा केमिकल बनाता है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकता है, और जैसे हमारा बॉडी भी कर रहा है। तो इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट के थ्रू बना है, एंड दिस इज़ अ वेरी रिसेंट वैक्सीन जो कि अभी नॉर्मली इसने काफ़ी इन्फेक्ट किया था पेशेंट्स को। सो पोलियो, दिस इज़ द फिगर ऑफ द पोलियो, जो हमें पोलियो को वैक्सीन दिया जाता है, उसमें भी पोलियो का वायरस का एक जो है वीकेंड पैथोजन टाइप में होता है, ताकि हमारी बॉडी में, क्योंकि पोलियो अगर एक बार हुआ तो हमारा वो पूरा ऑर्गन वर्क करना बंद कर देता है, डिसफंक्शनैलिटी आ जाती है। तो ऐसा रोकने के लिए ये वैक्सीन्स बनते हैं। तो वैक्सीन की वजह से जो हमें इम्यूनिटी मिल रही है, दैट इज़ नोन एज इम्यूनाइजेशन। That is process where a person is made immune or resistant to an infectious disease. तो इम्यूनाइजेशन भी यहाँ पे दो तरीके का होगा, एक्टिव एंड पैसिव। अगेन एक्टिव स्लो इम्यून रहेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होगा, ठीक है, धीरे धीरे तरीके से बनेगा जो भी होगा। जैसे माइल्ड डोसेज ऑफ डेड एंड प्री ट्रीटेड लैब माइक्रोब, जैसे हम नॉर्मल वैक्सीन लेते हैं, मीजल्स, मम्स, रुबेला वैक्सीन, ये सब हमें पहले ही दी जाती हैं 5 साल से पहले, एंड उस केस में वो धीरे धीरे हमारी बॉडी उन पर काम करती है, एंटीबॉडी स्टोर करती है, जब वो आगे हमारी बॉडी में आएगा तो उनको मार सकते हैं, है ना। एंड पैसिव यानी कि इंस्टेंट, तुरंत जो चाहिए हमको, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। जैसे बेस्ट एग्जांपल है टिटनस इंजेक्शन। नॉर्मली क्या होगा कि हमें कभी लोहे से लग जाती है, या फिर कभी हमें हमें कहीं भी वुंड लग जाता है, तो सुना होगा कि टिटनस का इंजेक्शन लगा लो। क्यों? क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी दैट इज़ अ बैक्टीरिया दैट कॉज द टिटनस, एंड टिटनस का पिछली वीडियो में भी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, उसका सिम्टम भी देखा था कि लॉक जॉ डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि वो पूरी बॉडी में एक अकड़न ला देती है, बिल्कुल लॉक कर देती है पूरी बॉडी को जो है, एंड इट इज़ अ वेरी ड्रेडफुल डिजीज़। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपको एक बार हो गया तो बहुत दिक्कत होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि इंस्टेंटली वैक्सीन्स बने हुए हैं कि तुरंत बने तो तुरंत उनको कर दिया जाए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स बनाने में ये भी होता है कि क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड का, इंडिया का या फिर पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए, एंड सबको ये डिजीज़ हो सकता है, तो हमको ये भी याद रखना होता है कि वैक्सीन जो भी हम बना रहे हैं वो महंगा ना हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगे या फिर नहीं, और ऐसा भी हो कि कॉमर्शलाइज, मतलब कि बहुत लार्ज स्केल पे हम उसको प्रोड्यूस कर सकें। तो ये सब ओवरकम करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी जो है डिफरेंट तरीके से काम करती है, डिफरेंट तरीके से वैक्सीन बनाती है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो दीज आर द स्नैक बाइट एंटीटॉक्सिन, जो कि ऑलरेडी अभी मैंने डिस्कस किया है कि स्नैक बाइट, अगर आपको सांप ने काटा है, उसका पॉइजन इज़ वेरी डेंजरस। तो पॉइजन आपके बॉडी में एक बार चला जाएगा, आपको मार देगा, तो उसके लिए तुरंत क्या है, एंटीवेनम है। तो आज हमने इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड पढ़ा कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है, किस तरीके का उसमें सिस्टम, कौन सा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, कौन कौन से उसके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो टेक पार्ट लेते हैं, किस किस तरीके से हमारा बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में टेक पार्ट लेता है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब आउटसाइड बॉडी से लेके इंटरसेल्यूलर तक हमने पढ़ा, इंट्रासेल्यूलर तक पढ़ा कि किस किस तरीके से हमारा बॉडी डिफेंस, कहाँ कहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन उसमें टेक पार्ट लेते हैं, किस तरीके से एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड हम बचाने के लिए जो हमें बाहर से वैक्सीन लेनी पड़ती है वो, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन के किस तरीके से हमें इम्यूनाइजेशन मिल रहा है, इम्यूनिटी मिल रहा है। तो ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस करा। तो पहला पार्ट हमने पढ़ा था अबाउट ह्यूमन डिजीजेस, के डिजीज़ कैसे होती है और कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं या फिर किस किस तरीके का उसका सिम्टम होगा। दूसरा, उन डिजीज़ से हम कैसे बच सकते हैं,
ये हमारी बॉडी कैसे बचाती है हमको उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डिजीजेस से। तो आज हमने वो डिस्कस करा, दैट इज इम्यूनिटी पार्ट और द इम्यूनिटी पार्ट ऑफ दिस इम्यूनोलॉजी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड नेक्स्ट वीडियो, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेडिसिन होती हैं। बेसिकली एक हुआ कि हमें डिजीज हुआ, सिंपल, हमारी बॉडी ने उसको क्योर करने का कोशिश किया, अब वो क्योर नहीं हुआ तो हमें नेक्स्ट कहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देता है, दवाइयाँ देता है, ठीक है, मेडिसिन देता है। तो वो मेडिसिन कैसे बनता है, किस किस पार्ट में, कहाँ कहाँ पे वो हमको कहाँ से मिलती है, कैसे बनती है, किस तरीके से वो हमारे बॉडी में काम करेंगी, तो ये सब हम जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ माई सेकेंड पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड इस चीज़ को पढ़ के अपने एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म करिए। एंड हम तब तक के लिए थैंक यू।